नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 1 जुलाई 1992 को भिलाई में हुआ था गोलीकांड। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के द्वारा शहीद मजदूरों को दी गई श्रद्धांजलि। निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का हुआ उजागर। कचरा वाहनों का सही ढंग से नहीं कर रहे मॉनिटरिंग। जामुल में चोरी का गजब का मामला सामने आया है। चक्कर के बहाने चोर ने टिम्बर व्यापारी के गले से निकाले 45,000 रुपए। हाईटेक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में मनाया गया डॉक्टर डे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टरों का किया गया सम्मान। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। आज का दिन भिलाई का वह काला दिन है जो आज भी भिलाई वासी इस दिन की घटना को भूल नहीं पाते हैं। इस घटना ने न केवल भिलाई को बल्कि पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। बात हो रही है सन 1992 के मजदूर आंदोलन की, जब उस समय दुर्ग और भिलाई एक संयुक्त हुआ करता था, जहां अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे 17 मजदूरों की मौत हो गई थी। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भिलाई के रेलवे स्टेशन में शहादत हुए मजदूरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जुलाई 1992 का वह दिन आज भी भिलाई के लोग कभी भूल नहीं पाते। इस दिन हजारों की तादाद में मजदूर भिलाई पावर हाउस के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बैठ गए थे। लंबे समय से मांगे पूरी नहीं होने से मजदूर आक्रोशित थे। मजदूरों को नियंत्रित कर पाना मुश्किल हो गया था। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भीमराव वागड़े ने कहा कि पुलिस ने पावर हाउस से लेकर कुर्सी पार तक मजदूरों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। इस खूनी खेल में सैकड़ों लोग अपंग हो गए थे। पूरी तरह से डर और खौफ का माहौल बन गया था, जिसकी वजह से उस दिन 17 लोगों की मौत हो गई थी। उन्हें आज हम श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन सरकार से कई बार निवेदन किया गया है। परिवार के लोगों को अब तक कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली है। सरकार ने खुद ही माना था कि अंधाधुंध गोली चलाई गई थी। इनको सरकारी नौकरी देनी चाहिए। उच्च स्तर पर बैठक बुलाकर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। कब से क्या वो श्रद्धांजलि इसलिए है क्योंकि आज के दिन 31 साल पहले मजदूर अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे थे। उन मांगों को पूरा कराने के बजाय उद्योगपतियों को बचाने पुलिस द्वारा गोली चालन किया गया। उसमें 17 मजदूर शहीद हुए थे। उनका आज 31वां शहीद दिवस हम मना रहे हैं और इस अवसर पर हमारा ये निवेदन है कि केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में जो संशोधन किया गया और मात्र 4 श्रम कोड रखा गया 44 में से, उसका हम विरोध करते हैं और पूर्व की तरह वो कानून जो बने हुए थे उन्हीं कानूनों को लागू कराने का हम निवेदन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार से हमारा निवेदन है कि उनकी बहुमत की सरकार है। केंद्र सरकार ने जो श्रम कानून में बदलाव किया है तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है उसके खिलाफ प्रस्ताव पास करे। छत्तीसगढ़ सरकार भी जहाँ सफाई कर्मचारी है, नगरीय निकायों में, शैक्षणिक अस्पतालों में, कॉलेजों में, वहाँ पर भी जो है मजदूरों को, जो लोग संगठित नहीं है, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। नगरीय निकायों में जो स्वच्छता मित्र, स्वच्छता दीदी जो लोग कार्यरत है, 2019 में उनका 6,000 किया गया। 4 साल में इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। कांग्रेस की सरकार खुद ही महंगाई का ढिंढोरा पीट रही है, मगर वो 4 साल से जो है उनका वेतन वृद्धि नहीं कर रही है। वेतन वृद्धि कराने का हमारा जो निवेदन है। उसके अलावा जो है ACC सीमेंट कंपनी है, वहाँ सभी श्रमिकों के लिए सीमेंट वेज लागू करने का हमारा निवेदन है। और जो मजदूरों में जो भेदभाव किया जा रहा है, जिनको 40,000 तनख्वाह है उनको मेडिकल सुविधा मिल रही है और जिनको 30,000 से कम है उनको मेडिकल सुविधा जो नहीं दी जा रही, हम इसका विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का जो श्रम विभाग है, श्रम विभाग को चुस्त किया जाना चाहिए। मजदूर और मालिक के बीच में जो समस्या निराकरण के लिए जो प्रयास होना चाहिए वो प्रयास नहीं हो रहा है। श्रम विभाग जो है औपचारिकता निभा रहा है, बल्कि उससे उद्योगपतियों को और ठेकेदारों को, मजदूरों को धमकाने, डराने, नौकरी से निकालने की छूट मिल गई। और उसमें एक बात है, ID एक्ट जो कानून बना हुआ है वो 180 दिन में फैसला करने का कानून है, मगर श्रम न्यायालयों में बरसों से मामले पेंडिंग है। इस पर छत्तीसगढ़ सरकार नियुक्ति करे और नियुक्ति के साथ साथ जो है जल्दी फैसला मिले
वर्करों को न्याय मिले, इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। ये संघर्ष अभी तक जो है ये 30-32 साल हुए हैं नियोगी जी की हत्या के बाद, क्योंकि नियोगी जी की हत्या इसलिए हुई क्योंकि आंदोलन हो। आज आप लोग देख रहे हैं संगठन जिंदा है कि नहीं है, और भी विशाल पैमाने पर यह संगठन जो है खड़ा हो रहा है और आने वाले दिनों में फिर से संघर्ष होगा। इधर रसमड़ा इंडस्ट्री एरिया के एसोसिएशन उद्योगपतियों ने 3 जून को मीटिंग किया, क्योंकि क्रेस्ट कंपनी को मजदूरों ने जो बंद किया था उसके खिलाफ मालिक लोगों ने एकता बनाया कि ये मोर्चा के संगठन को रोको, मजदूर संगठन में जुड़ने मत दो। उसका हम विरोध करते हैं। जो लोग न्यूनतम वेतन नहीं दे रहे हैं वही लोग इस दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और कचरा वाहनों की मॉनिटरिंग नहीं किए जाने का नतीजा अब सामने आ रहा है। कचरा एकत्रित करने वाली गाड़ियों में फलों का परिवहन किया जा रहा है और यह सिलसिला पिछले कई महीनों से निरंतर चला आ रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई की सफाई व्यवस्था क्यों चरमराई हुई है, यह अब स्पष्ट रूप से नजर आने लगा है। कचरा परिवहन कर उसे ट्रेचिंग ग्राउंड तक पहुंचाने के कार्य में लगे सफाई वाहनों का उपयोग फलों के परिवहन में किया जाने लगा है। यह सब कार्य नई सफाई ठेका कंपनी के सुपरवाइजर के मार्गदर्शन में हो रहा है। इस तरह से अवैध रूप से फलों का परिवहन कई महीनों से किया जा रहा है, जिसकी जानकारी अब तक नगर निगम के जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिल सकी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपनी आंखें बंद कर बैठे हुए हैं और सुपरवाइजर के मार्गदर्शन में हो रहा फलों का परिवहन सुपरवाइजर के साथ कचरा वाहन के चालक को भी लाभान्वित कर रहा है। जब से नगर निगम में नई सफाई ठेका कंपनी ने अपना कार्यभार संभाला है, तब से नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह से लापरवाह हो चुके हैं। सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। सफाई वाहन कहां आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं, इससे नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कुछ लेना देना नहीं है। अधिकारियों की उदासीनता से निगम की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। इस संबंध में नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बातचीत हुई है, आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया है कि कचरे गाड़ी है जो निगम की सफाई वाहन है, जिसमें आम ले जाया जा रहा है, और क्या मामला है क्या है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। और इस विषय वस्तु में स्वास्थ्य अधिकारी से मेरी चर्चा हुई है, तो उनको भी जानकारी मैंने दिया हुआ है कि कौन सा मामला है, इसकी जांच कराकर इसका रिपोर्ट ले लें करके, तो अग्रिम कार्रवाई जो भी इसमें होगा उसकी जाएगी। 7 महीने से जो गाड़ी चल रही है वो सफाई वाहन में चल रही है कि किस माध्यम से चल रही है, या कहीं और जा रहा है गाड़ी, या सुपरवाइजर कोई लापरवाही होगी, या इसमें कोई संलिप्तता है किसी माध्यम से, तो उसकी जांच कर लेंगे और जांच करने के बाद में जो भी कार्रवाई इसमें विधि संगत होगा वो किया जाएगा। निगम में ऐसे तो प्लेसमेंट की अलग अलग गाड़ियाँ हैं, निजी एजेंसी की भी गाड़ियाँ हैं और अपनी रेगुलर भी गाड़ियाँ हैं, और एजेंसी ने भी अपनी वाहनें लगाई हुई हैं, तो इसका अनुमान लगाना कठिन है कि कितनी वाहनें होंगी, परंतु सफाई वाहनें जो हैं वो एप्पे है और टाटा एस है, ऐसे बहुत सी वाहनें हैं जो सफाई वाहनों में लगी हुई है। उसके साथ में डंपर भी है, ट्रैक्टर भी शामिल है, बहुत सारी वाहनें हैं जिसके माध्यम से सफाई काम किया जाता है। गौरतलब है कि नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की अधिकारियों की लापरवाही से ही ऐसी स्थिति बनी है। अब आगे जांच के नाम पर नगर निगम द्वारा केवल खाना पूर्ति ही की जाएगी। इस तरह के अवैध कार्य को अंजाम दे रहे सुपरवाइजर के पक्ष में बोलने कई लोग भी सामने आने लगेंगे, जिसकी वजह से छोटे कर्मचारियों पर ही गाज गिरेगी। दोबारा ऐसी स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए नगर निगम आयुक्त को जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे। दुर्ग जिले के जामुल में चोरी का गजब का मामला सामने आया है, जिसमें चोर चक्कर आने का बहाना करके गले से रुपए पार कर लिया। वहीं चोरी करते सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 380 के तहत जुर्म को दर्ज किया है। जामुल पुलिस ने बताया कि वार्ड 4 लक्ष्मीपारा जामुल निवासी मनोज कुमार साहू टिम्बर और शुभम धर्म काटा का संचालक है। साहू टिम्बर में अज्ञात युवक के द्वारा चक्कर आने का झांसा देकर पानी मंगा और पानी का बोतल युवक को दिया गया। मनोज कस्टमर को शीट दिखाने में व्यस्त हो गया। मौका मिलते ही अज्ञात युवक ने संचालक के गले से 45,000 रुपए पार करके फरार हो गया। पीड़ित काम से फ्री होने के बाद गले को देखा, उसमें रखे रुपए गायब मिले।
सीसी कैमरे को चेक करने के बाद फुटेज में युवक रुपए पार करते दिख रहा है। तुरंत घटना की सूचना पीड़ित ने पुलिस को दिया है। मामले में पुलिस को मिले फुटेज से हुलिया का शिनाख्त कर उसे खोजबीन में जुटी हुई है। पुलिस को मिले फुटेज को सोशल मीडिया में वायरल कर युवक की तलाश कर रही है। ग्रैंड न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। डॉक्टर डे के अवसर पर नेहरू नगर स्थित हाईटेक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभा रहे डॉक्टर्स का सम्मान किया गया। इस मौके पर अस्पताल के समस्त स्टाफ सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में प्रत्येक वर्ष डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के अवसर पर नेहरू नगर स्थित हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभा रहे डॉक्टर्स का सम्मान लायंस क्लब के पदाधिकारियों द्वारा तुलसी का पौधा देकर सम्मानित किया गया। उपस्थित गणमान्य नागरिकों ने वर्तमान समय में डॉक्टर्स के अहम योगदान की तारीफ करते हुए उनके कार्यों को उत्कृष्ट बताया। सम्मान समारोह के पूर्व मां सरस्वती के तैल चित्र पर अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सभी डॉक्टर्स ने स्वर्गीय डॉक्टर विधान चंद्र राय के पदचिन्हों पर चलने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर अतिथियों ने अस्पताल परिसर में पौधे भी रोपे और कहा कि इन पौधों की भांति डॉक्टर्स भी पूरे 365 दिन इंसानियत की सेवा करते हैं। डॉक्टर्स डे उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है। इस अवसर पर लायंस क्लब की अध्यक्ष अंजू अग्रवाल ने कहा कि डॉक्टर अपने मरीजों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। तबीयत कभी भी बिगड़ी, डॉक्टर तुरंत आपकी सेवा के लिए पहुंच जाते हैं। साल के सभी दिन और दिन के सभी घंटे डॉक्टर्स डे के ही होते हैं। इस अवसर पर हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 1 जुलाई 2023 डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए थे। तो आज का दिवस एक्चुअली डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जो हमारे मेडिकल प्रोफेशन के बहुत बड़े हस्ती हैं, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हम उन्हें याद करके उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश ज़रूर करेंगे। वो ना कि एक बड़े डॉक्टर थे, बट वो MRCP और FRCS दोनों यानी सर्जिकल प्लस मेडिकल क्वालिफिकेशन दोनों उनके पास था। और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में घुस के वेस्ट बंगाल स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी रहे। आज का दिवस हमारे जीवन में वैसे तो हर दिन इम्पॉर्टेंट है, बट इसलिए इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है कि हम कम से कम अपने आपस में मिलजुल के एक दूसरे के फीलिंग्स एवं और आने वाले वर्षों में दृढ़ प्रतिज्ञा लेते हैं कि मरीजों के भलाई के लिए जो कुछ हम कर सकेंगे वो ज़रूर करेंगे। हम सब डॉक्टर्स की तरफ से संपूर्ण जनता एवं प्रदेश के हर वासियों को आशा करते हैं कि वो स्वच्छ रहें, सेफ रहें और अपने हेल्थ का ख्याल रखें। किसी भी वक्त कोई भी ज़रूरत पड़ने के लिए हम उनके साथ हैं। बिना झिझक के हमारे पास आके वो सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले डॉक्टरों में डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता, डॉक्टर नचिकेत दीक्षित, स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेखा रत्नानी, डॉक्टर नवील शर्मा, न्यूरो सर्जन डॉक्टर दीपक बंसल, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश बख्शी, ENT विशेषज्ञ डॉक्टर अपूर्व वर्मा, मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिंघल, चेतना एवं चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर S श्रीनाथ, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मिथिलेश देवांगन तथा फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अर्चना लछवानी शामिल रहे। कार्यक्रम में अस्पताल के महाप्रबंधक कॉर्पोरेट श्रीकांत उपाध्याय एवं स्टाफ के समस्त सदस्य भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे। पावर हाउस फ्लाईओवर का शुभारंभ होने के साथ ही इनमें दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ी है। दोनों फ्लाईओवर के बीच के गैप को अब तक नहीं भरा जा सका है। वाहन चालकों की थोड़ी सी भी लापरवाही उन्हें भारी पड़ सकती है। रायपुर से दुर्ग की ओर पावर हाउस फ्लाईओवर का शुभारंभ किया जा चुका है। रायपुर से दुर्ग और दुर्ग से रायपुर की ओर बने फ्लाईओवर के बीच गैप को अब तक नहीं कवर किया गया है, जो आगे चलकर दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। फ्लाईओवर से गुजरते वाहन चालकों की थोड़ी सी भी लापरवाही उन्हें भारी पड़ सकती है। रायपुर से दुर्ग की ओर शुरू हुए फ्लाईओवर को रात्रि के समय डिवाइडर लगाकर बंद कर दिया जाता है।
सुबह फिर से डिवाइडर हटाकर इसे आवागमन के लिए खोल दिया जाता है। इस फ्लाईओवर में लाइटें तो लगा दी गई हैं, बावजूद इसके फ्लाईओवर अंधेरे में डूबा रहता है। दुर्ग से रायपुर की ओर बने फ्लाईओवर में रात्रि के समय असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है। वहीं शुरू हो चुके रायपुर से दुर्ग फ्लाईओवर में लाइट नहीं जलने से पूरा फ्लाईओवर अंधकार में डूबा रहता है। वहीं फ्लाईओवर के बीच बने गैप को भरने को लेकर किसी तरह की प्रक्रिया अब तक नहीं शुरू की जा सकी है। इस गैप से सटकर लोग नीचे की गहराई का अंदाजा लेने लगे रहते हैं। उनके भी फ्लाईओवर से नीचे गिरने का अंदेशा बना रहता है। इस संबंध में कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नेशनल हाईवे में बड़ी वाहनों को आवागमन के लिए कई करोड़ों रुपए खर्च करके फ्लाईओवर ब्रिज बनाने का कार्य चल रहा है। उसमें से एक पावर हाउस फ्लाईओवर ब्रिज जो बनाया गया है, वह ब्रिज आधा अधूरा कार्य किए बगैर, आधा कार्य छोड़े बगैर इस फ्लाईओवर ब्रिज का आवागमन प्रारंभ कर दिया गया है, जो कि रायपुर से दुर्ग जाने वाली यातायात व्यवस्था को शुरुआत की गई है। इस ओवर ब्रिज में कई कमियां हैं, जिसमें से आप स्वयं देख सकते हैं कि इस फ्लाईओवर ब्रिज के जो रायपुर जाने वाली जो रोड है, उसके बीच में जो डिवाइडर है, उसमें कई जगह छोड़ा गया है। एक तरह से कई लोगों की जान जा सकती है, उसके बावजूद इस फ्लाईओवर ब्रिज का प्रारंभ कर दिया गया। वही इसके जितने भी पोल है, उसमें जितने भी लाइट जले हुए हैं, रात्रि के समय कोई भी लाइट नहीं जलता है, उसके बावजूद इस पोल का आवागमन प्रारंभ हुआ है। परंतु आज वर्तमान में इस स्थिति को देखते हुए जब हम लोगों ने इस चीज़ की जानकारी एक तो सोशल मीडिया से दिया गया है, तब जाके रात्रि के समय प्रशासन के द्वारा इस आवागमन को एक नाम मात्र के लिए आवागमन बंद कर दिया जाता है। जबकि इस फ्लाईओवर ब्रिज में प्रातःकाल अगर खुद देखेंगे, लोग सैर करने के लिए उठ के यहाँ से आवागमन करते हैं, जो कि बहुत बड़ी दुर्घटना होने की इसलिए संभावना है कि यहाँ पर जितने भी डिवाइडर है, उसका जो गैप है कम से कम 3 फीट 4 फीट का गैप हुआ है, और नीचे में कोई भी चीज़ें नहीं लगाया गया है, वो समझ से पड़े हैं। जबकि यहाँ पे जिला कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त से लेके सारे विभाग के अधिकारी इस पोल का निरीक्षण भी कर चुके हैं, परंतु जिस प्रकार का निरीक्षण करने, किस तरह का निरीक्षण हुआ है, उसके बावजूद इस तरह का प्रारंभ किया जाना निश्चित तौर से कहीं ना कहीं लोगों के जान माल के साथ खिलवाड़ चल रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द इस व्यवस्था पर ध्यान दें, और जिस प्रकार के लोगों की जान जा सकती है, ऐसे चीज़ों पर कंट्रोल करते हुए किसी न किसी तरह का जाली की व्यवस्था करवाने का कार्य करें। बहरहाल फ्लाईओवर निर्माणी संस्था को इस ओर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है, ताकि फ्लाईओवर से आवाजाही करते वाहन चालकों को सुगम और सुरक्षित आवागमन का लाभ प्राप्त हो सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से संजय दुबे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के लोगों ने पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जहां छत्तीसगढ़ आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान ने अंशु देव पर आरोप लगाया है कि पद में नहीं रहने के बाद भी संस्था का पैसा खर्चा कर रहे हैं। अवनी भूषण पुरंग ने बताया कि अंशुदेव के खिलाफ सभा की नियमावली अर्थात संविधान के दायरे से बाहर खर्च करने, आर्थिक अनियमितता करने, प्रधान बनकर खर्चा किया गया, सभा के धन का हिसाब बार बार मांगने पर न देना और आर्य समाज के नियम उपनियमों का पालन न करते हुए आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने के कारण अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे पर्याप्त चर्चा के पश्चात सर्वसम्मति से पारित किया गया। वहीं हम लोगों ने 99 समाजों का चुनाव कराया था और सभी लोग चुनाव जीत कर आए, लेकिन अंशुदेव अवैध रूप से बैठा हुआ है। हाईकोर्ट में केस चल रहा है और वो हमारे पक्ष में ही होगा। छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा एक सामाजिक धार्मिक संस्था है और महर्षि स्वामी दयानंद जी द्वारा संस्थापित ये संस्था लोकहित के कार्यों में लगी हुई है और उसके साथ साथ धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं और हम लोग बहुत उसको अच्छे से संपादित करते हैं। अभी 200वीं जयंती स्वामी दयानंद जी की मनाई जा रही है और इसी के साथ छत्तीसगढ़ राज्य में पंडित दाऊ तुलाराम जी की उनकी भी जयंती मनाई जा रही है। दाऊ तुलाराम जी की जयंती हमने बहुत भव्य स्तर पर भिभोरी में मनाई है। अभी बहुत लोग आए थे, काफी लोगों की उपस्थिति थी। अब समस्या ये है कि छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा में अंशुदेव आर्य नाम के एक व्यक्ति पिछले 2 टर्म प्रधान पद पर रहे और उसके बाद तीसरा टर्म भी प्रधान चुनवा लिए गए अपने को किसी तरह से निर्विरोध बनने के कारण, और तीसरा टर्म समाप्त होने के बाद वो पद नहीं छोड़ना चाह रहे हैं और सभा कार्यालय में जमे हुए हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं और इन आरोपों के चलते 99 आर्य समाजें जो छत्तीसगढ़ में हैं उनके प्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे साधारण सभा में, उनको निष्कासित कर दिया गया है। निष्कासन के बावजूद भी वो ऑफिस छोड़ने को तैयार नहीं है और 99 आर्य समाजों द्वारा ही चुनाव किए गए, उसमें डॉक्टर राम कुमार पटेल को प्रधान पद पर चुना गया, मुझे अवनी भूषण पुरंग मंत्री पद पर चुना गया और रामनिवास गुप्ता जी उप प्रधान हैं, कोषाध्यक्ष जगबंधु आर्य हैं। इस प्रकार से 30 लोगों की कार्यकारिणी चुनी गई है। ये कार्यकारिणी सक्षम है और उन्होंने अपने आप में डिसीजन लेने शुरू कर दिए, लेकिन कार्यालय और कृषि भूमि की जो व्यवस्थाएं हैं वो अंशुदेव छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी भी वहां से पैसे निकाल रहा है अवैध रूप से और अवैध रूप से कब्जा करके बैठा हुआ है। अभी हम लोगों ने हाई कोर्ट में केस लड़ा था। हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ये केस काफ़ी कुछ हमारे पक्ष में है और पंजीयक रायपुर जो पंजीयक संस्थाएं फर्म्स एवं संस्थाओं का निर्देश हमको 2-3 दिन के अंदर मिलने वाला है। उसकी वैध सूची मिल जाएगी और उसके बाद हम लोग कार्यालय पे काबिज होंगे। लेकिन इस बीच में अंशुदेव को चाहिए था कि जब उसका निष्कासन हो चुका है, जब वो अध्यक्ष पद पर नहीं है तो ऑफिस को छोड़ देता, लेकिन नहीं छोड़ रहा है। अभी एक पॉलिटिकल मूव के तहत उसने 2 तारीख को एक सम्मेलन बुलाया है रायपुर में और कूट रचित कहना चाहिए अपनी इच्छा के मुताबिक उसने मुख्यमंत्री जी को उसमें शामिल किया है मतलब मुख्यमंत्री जी का नाम डाला है, उनका मुख्य अतिथि के तौर पे उनका लिया होगा और कई डिग्निटरीज को बुलाया है, जिसमें पूनम सूरी जी डीएवी के चीफ हैं जो दिल्ली में, उनको बुलाया है। लेकिन मैंने पूनम सूरी जी से बात की है, वो नहीं आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी के पास भी हमने ये मैसेज भेजने की कोशिश की है कि ये फ्रॉड है, इस कार्यक्रम में ना आए। ऐसी हमारी आशा है कि मुख्यमंत्री जी इसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन मुख्य समस्या ये है कि कार्यालय जो हमारा दुर्ग में है इसको छोड़ना चाहिए। इसमें हम प्रशासन की मदद लेंगे और उस व्यक्ति से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से छोड़ के चला जाए, जिससे कि हमारी व्यवस्था कायम हो, हम अच्छी से कृषि भूमि और स्कूलों को और अन्य संस्थाओं को ठीक से चला पाएं। यही हमारी मंशा है। इसी के साथ हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। नियम के विपरीत निर्माण करने वाले लोगों के लिए नियमितीकरण कराने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। निर्धारित तिथि के अनुसार नियमितीकरण कराने के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। वहीं निगम में आवेदन कराने वाले हजारों लोगों का नियमितीकरण हो चुका है। भवन अनुज्ञा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब तक आवासीय और गैर आवासीय मिलाकर जिन्होंने
नियमितीकरण के लिए अपना आवेदन निगम में जमा कर दिया है। उनमें से 1035 लोगों के नियमितीकरण हो चुके हैं, क्योंकि इसकी प्रक्रिया को भिलाई निगम द्वारा शीघ्रता से अपनाया जा रहा है। निगम आयुक्त ने जोन के अभियंताओं को निरीक्षण प्रक्रिया शीघ्रता से अपनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए उन्होंने आदेश भी जारी किया है। यदि किसी ने बिना बिल्डिंग परमिशन लिए निर्माण किया हो, बिल्डिंग परमिशन प्राप्त करके स्वरूप में परिवर्तन किया हो या फिर दिए गए भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण कर लिया हो तो इसका नियमितीकरण कराया जा सकता है, जिसके लिए भिलाई निगम में वास्तुविद के माध्यम से आवेदन करना होगा। इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। देखिए, नियमितीकरण अनाधिकृत विकास और अवैध जो निर्माण है उसका नियमितीकरण के लिए जो है 13 जुलाई 2023 तक का समय है और इस समय में जो है नियमितीकरण के लिए आवेदन करना होगा। तो नियमितीकरण का जो प्रोसेस है वो आर्किटेक्ट के माध्यम से जो है निगम में आवेदन किया जाता है और अभी जो नियमितीकरण के लिए जितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, हज़ारों आवेदन हैं, 1325, तो वो आवेदन जो है उनके निराकृत हो चुके हैं। लगभग निगम में 3000 से अधिक आवेदन आए हैं, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में भी कई प्रेषित हैं, कई निरीक्षण के लिए रखे हुए हैं। इस प्रकार से नियमितीकरण का जो प्रोसेस है उसको शीघ्रता से करने के लिए अभियंताओं को भी माननीय आयुक्त महोदय ने जिम्मेदारी दी है और फिर निरीक्षण करने के उपरांत में जो है नियमितीकरण के जितने आवेदन प्राप्त हो रहे हैं उसमें शीघ्रता से काम किया जा रहा है। अभी नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत में जो नागरिक है जो अवैध और अनधिकृत विकास के दायरे में आते हैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि शीघ्र ही नियमितीकरण करने के लिए जो है वो आवेदन कर दें। यदि बिना भवन अनुज्ञा के निर्माण कर दिए हैं या भवन अनुज्ञा लेकर विपरीत निर्माण कर दिए हैं तो ऐसे जो दायरे में आते हैं वो अनधिकृत निर्माण के दायरे में आते हैं। इनको जो है शीघ्र ही नगर पालिका निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय में आवेदन करना होगा और आवेदन करके नियमितीकरण अपना करवाना होगा। महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आर्किटेक्ट की सूची भी समस्त जोन कार्यालय और मुख्य कार्यालय में चस्पा की गई है तथा भिलाई निगम के वेबसाइट में भी आर्किटेक्ट की सूची प्राप्त की जा सकती है। भूखंड क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर तक के अनाधिकृत आवासीय निर्माण का नियमितीकरण में शास्ति से भी छूट मिल रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे। नगर पालिका निगम भिलाई में कार्यरत 15 अधिकारी कर्मचारी की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने से उन्हें सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है। निगम सभागार में ससम्मान विदाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह सम्मान के साथ भेंट किया गया। विदाई समारोह के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारी के परिजन भी मौके पर मौजूद रहे। नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवा काल को उत्कृष्ट बताया। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी अपने सेवा काल में विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी निगम के हित में अच्छा कार्य किए हैं। अब सेवानिवृत्त होने के उपरांत अधिकारी कर्मचारी अपने परिवार को समय दे पाएंगे। भिलाई नगर निगम की ओर से सभी को ससम्मान विदाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना की गई। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों में अधीक्षण अभियंता भूपेंद्र कुमार देवांगन, सहायक अभियंता तपन अग्रवाल, उप अभियंता विष्णु प्रसाद चंद्राकर, सहायक अधीक्षक उषा देशमुख, स्वच्छता पर्यवेक्षक महेश कुमार पांडे, घनश्याम साहू, हरजिंदर सिंह भट्टी, शाहीन बेगम, रामदास साहू, दीपक आदि शामिल हैं। सभी को भिलाई निगम की ओर से सभागार में सेवानिवृत्त होने पर विदाई दी गई। इस दौरान अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी एवं अभियंतागण मौजूद थे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे। भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर भिलाई के कैंप 1 वार्ड 31 में शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं के समस्याओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की गई। वहीं भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष संगीता शाह ने ग्रैंड न्यूज को शक्ति संवाद के बारे में विस्तार से जानकारियां साझा की। नमस्कार, मैं संगीता शाह हूँ और आज की बैठक हमारी महिला सशक्तिकरण को लेके है, शक्ति संवाद।
जहाँ पे हम महिलाओं से ये बात करते हैं कि उनको किस तरीके से दिक्कत आ रही है, उनके वोटर आईडीज़ बने हैं क्या नहीं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, इन समस्याओं से, छोटी छोटी समस्याओं से कैसे वो उलझ रही है, उसको कैसे सुलझा रही है। तो हम समाधान को देखने के लिए, समाधान कैसे ला पाए, उसके ऊपर हमारी एक छोटी सी मीटिंग थी, संवाद था, शक्ति संवाद, और बहुत सारी बातें हुई हैं। और उम्मीद है हम आने वाले समय पे जितने भी मोदी जी की योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाने के लिए, और उनके 9 साल के ये कामों के जो उन्होंने काम किया, उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, वो सबको सबके बीच में रखने के लिए आज ये संवाद था। हमारी बहनें बहुत जागरूक हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी योजनाएं की हैं, इतनी योजनाएं लाई हैं, तो हमारी बहनों को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, या उनको कहाँ समझ, कहाँ उनको कैसे हम उन तक लाभ पहुँचाए, कहाँ पे वो छूट जा रहे हैं। जैसे अभी हमें दिखा, हमारी यहाँ की एक बहू है, वो बाहर से शादी करके आई हैं, उनका वोटर आईडी ही नहीं बना है। तो ये चीज़ों का जिम्मेदारी है, हम लोग जनसेवा में हैं, तो ये जानकारी आज इकट्ठा करके हम जरूर इनकी जितनी भी सहायता हो सके करेंगे। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के पदाधिकारी अध्यक्ष दया सिंह के साथ बाबा धाम झारखंड के लिए रवाना हुए। भिलाई में बागेश्वर सरकार की हनुमंत कथा की मंजूरी मिलते ही बोलबम समिति का यह पहला दौरा है। सभी बाबा धाम जाकर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर आयोजन को सफल बनाने की मनोकामना करेंगे। अध्यक्ष दया सिंह ने कहा कि बाबा नगरिया दूर है पर जाना जरूरी है। हम सब बाबा धाम झारखंड के लिए रवाना हो गए हैं। वैसे भी बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बाबा के आशीर्वाद के बगैर कोई भी काम संभव नहीं है। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा और दरबार की तैयारी शुरू हो गई है। ग्रुप की बैठक चल रही है, जल्द ही आगे की रूपरेखा साझा की जाएगी। आपको बता दें कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भिलाई आएंगे। वे 3 दिनों तक हनुमंत कथा का पाठ करेंगे। ग्रैंड न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।